हैं वो मशीन लर्निंग जानते हैं, या फिर मशीन लर्निंग का यूज जो है बस बैंकिंग में कर रहे हैं, या फिर हम क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में कर रहे हैं, बेसिकली बैंक एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कर रहे हैं। बट धीरे धीरे क्या है कि ये ऐसा कोई एरिया नहीं रह गया है जहां हम नहीं कर रहे हैं। मैडम तृप्ति मैम ने एक रेफरेंस दिया था अभी कि कोई स्टूडेंट है यदि उन्होंने एमए किया हुआ है, हिस्ट्री से यदि किया हुआ है, या फिर किसी भी आर्ट सब्जेक्ट से उन्होंने किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ हम मशीन लर्निंग अप्लाई नहीं कर सकते। मैं उसका एक एग्जांपल दूंगा। मैंने एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट किया था, बट हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन, क्योंकि आर्सेनिक और मैं बहुत पुराने साथी हैं, और उस मेरा मेन फोकस जो रिसर्च का रहता है उसके इर्द गिर्द होता है। अब मैंने एक्सपैंड किया बाकी सारे चीज से, तो वो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये इसको हम कैटेगरी में डालेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के कैटेगरी में, कि इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो पहला हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इन इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस में जो भी हम स्टडी करते हैं वहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक पेपर है जो 2008 में नेचर में पब्लिश हुआ था। नेचर और साइंस वर्ल्ड के दो टॉप जर्नल्स हैं, और ये जब पब्लिश हुआ था तो इसमें मैं ये बता देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ना, कि जो हमारे इतने सारे वेरिएबल्स हैं, लगभग जो है 2021 के आसपास हमारे वेरिएबल्स हैं, तो उसी तरह से जब आर्सेनिक प्रेडिक्शन जो है, टाइटल आप देख ही रहे हैं, प्रेडिक्टिंग ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कंटामिनेशन इन साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम सरफेस पैरामीटर। सरफेस पैरामीटर का मतलब हो गया जो अर्थ क्रस्ट का पोर्शन हो गया, सॉइल से रिलेटेड जो हो गया, ग्राउंड के अंदर के बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें नहीं थे। तो पूरा डिटेल तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उतना टाइम हमारे पास नहीं होगा, बट इसमें आप ये समझिए कि वाटर का डेटा था, सॉइल का डेटा था, उसके बाद रिमोट सेंसिंग इमेजेस से इस स्टडी में, और रिमोट सेंसिंग इमेजेस से फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किए गए थे, और उसके बाद और भी जो है मेट्रोलॉजिकल कुछ पैरामीटर थे, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, या फिर और भी अदर पैरामीटर्स हैं। तो उन सभी पैरामीटर्स को ले करके जो है आर्सेनिक प्रेडिक्शन मॉडल तैयार किया गया था। प्रेडिक्शन कहना तभी उचित होता है जब हम एक पर्टिकुलर नंबर हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये सब चीज हर हमेशा ध्यान में आप लोगों को भी रखना है। हालांकि इस पूरे के पूरे पेपर में जो है उन लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है, जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन उन्होंने यूज किया है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करके उन्होंने पूरा साउथ ईस्ट एशिया का डेटा कलेक्ट किया। यदि आप ब्रीफ में यहाँ देखेंगे तो 1756 एग्रीगेटेड डेटा इन्होंने यूज किया था, और उसके अलग अलग पैरामीटर्स थे, तो उस पर उन्होंने काम किया था। तो हम लोग सिर्फ यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, उसको फिर हम लोग को यहाँ से ले करके जाना है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी तरह की इन्वायरमेंटल स्टडी करते हैं और आपका कोई भी डेटा जनरेट होता है, और उस डेटा को यूज करके, चाहे वो डेटा किसी भी तरह का, कंटिन्यूअस हो, कैटेगोरिकल हो, जियो स्पेशल डेटा हो। जियो स्पेशल डेटा का मतलब हो गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेट से अटैच्ड हो, यानी उसका हमारे पास जियो स्पेशल रेफरेंस हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो उस डेटा प्लीज अपना अपना माइक म्यूट करके रखें। थैंक यू। तो ये हो गया एक एग्जांपल, और मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं जो हेल्पफुल होगा, है एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही, बट वो है मोस्टली जिसमें हम पूरे केमिकल पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं। तो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो केमिस्ट्री का रिसर्च करते हैं, या केमिकल एस्पेक्ट ऑफ अदर कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो ये भी जो है वो आर्सेनिक से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ सेंट्रल वैली कैलिफोर्निया में ये रिसर्च किया गया था। और राइट, कलाकार लोग भी अपना कलाकारी शुरू कर दी। ओके, एंड दिस पेपर, ये जो जर्नल है ना, एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये भी
टॉप जर्नल्स में से आता है, तो उसमें ये पेपर पब्लिश किया गया था। और ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो केमिकल एनालिसिस जो है वाटर के, उस पे बेस्ड था। तो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या जिनका इंटरेस्ट जियो केमिस्ट्री में है या जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और मिनरल्स छोड़ करके यदि वो वाटर क्वालिटी, वाटर के हाइड्रोजियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं उस तरह की स्टडी करते हैं, तो उनको ये समझना है कि आप जो भी आपने या तो पहले यदि इस तरह का कोई स्टडी, अच्छा एक बात मैं यहाँ याद कर दूं, डेटा कभी पुराना नहीं होता है। तो आपने आज से 2 साल पहले भी डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है ना, तो आप उस डेटा को भी यूज करके जो आपने अभी तक सीखा है और जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको क्लैरिटी होगी कि उस डेटा को आप यूज कर सकते हैं। और फिर कभी बाद में आपको कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम। तो ये प्योरली बेस्ड है केमिकल एनालिसिस पे। वाटर सैंपल लिया गया, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो है, चाहे वो पीएच हो या फिर वो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो या फिर उसके फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन हो, कुछ भी है, तो वो सारा का सारा डेटा ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो, और आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन, वो डेटा लेकर के आप यहाँ देखेंगे कि जो ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट है उसमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्सेनिक ग्रेटर देन 10 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं वही प्रेडिक्टेड मैप है, और ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आउटकम दो होता है, यही इसकी एक बहुत ही खासियत भी है। एक है कि आप सीधे यस नो भी डायरेक्टली आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दूसरा है कि आप उसका प्रोबेबिलिटी स्कोर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और उसके बेसिस पे आप जैसे हम लोग तो मान करके चलते हैं, मैंने ये भी बताया था कि 0.5 से अप जो होता है उसको बाय डिफॉल्ट मान करके चलते हैं कि वो यस में है, कट ऑफ पॉइंट हम उतना रखते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 10 माइक्रोग्राम पर लीटर आर्सेनिक होने की प्रोबेबिलिटी जो है लेस देन 0.2% है, यानी कि 2% है, वो इन एरियाज में है। तो इस तरह से जो केमिकल पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को लेकर के मॉडल डेवलप किया गया। ये दूसरा एग्जांपल था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज पे। सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज जो है, इसके बारे में चर्चा बहुत होती है, बट उतना अटेंशन लोग पे नहीं करते हैं, क्योंकि हम यूजुअली सोशल एस्पेक्ट को बहुत इग्नोर करते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को बहुत इग्नोर करते हैं। यदि अभी हम बात करें कि किसी के रिस्क परसेप्शन के बारे में, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है, तो हम लोग के यहाँ वो प्रैक्टिस उतनी नहीं है। मैं यूएसए में मैंने देखा है यहाँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है साइकोलॉजी वो लेते हैं और उसमें फिर फर्दर हायर स्टडीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं वो। तो उसमें सोशल एस्पेक्ट हो गया, डेमोग्राफिक डेटा हो गया, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डेटा पे बहुत ही कम मशीन लर्निंग अप्लाई किया गया है अभी तक में। आप गूगल करेंगे ना या गूगल स्कॉलर में चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मोस्ट लाइकली आपको जो है 2-3 पब्लिकेशंस मेरे आपको मिलेंगे जहां पर कि मशीन लर्निंग की बात वहां पे की गई है। उसमें से एक ये पेपर है जो कि मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है। ये पेपर है जिसमें मैंने आर्सेनिक अवेयरनेस प्रेडिक्ट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए मैंने वेरियस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज किए थे, जिसमें एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी था। और कल यदि आपको याद होगा मैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की चर्चा कर रहा था वो इसी पेपर की बात में कर रहा था। तो चाहे आप सोशल स्टडीज कर रहे हैं, चाहे आप साइकोलॉजी में है, चाहे इकोनॉमिक्स आपका टॉपिक है और आपने डेटा कलेक्ट किया, सर्वे किया, जिसमें कि आपने सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, डेमोग्राफिक डेटा आपके पास है, उसके बाद अदर फैक्टर्स हैं, तो इसमें मुझे याद है लगभग 29 के आसपास जो है डिफरेंट वेरिएबल्स मैंने इसमें यूज किए थे। और वो सारे के सारे वेरिएबल्स वो कैटेगरिकल नेचर में थे, और वो सोशियो इकोनॉमिक का था, फिर साइकोलॉजिकल कुछ पैरामीटर्स मैंने यूज किए थे, फिर मैंने कुछ सोशल कैपिटल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था, ट्रस्ट पे किया था। तो ये सब फैक्टर बहुत ही क्रिटिकल है। हम ट्रस्ट बहुत मायने रखता है डिसीजन मेकिंग में।
उसके बाद सोशल कैपिटल मायने रखता है डिसीजन मेकिंग में। वो क्या है वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बट सोशल कैपिटल यूजुअली होता है कि हम कितने लोगों को सोसाइटी में हम जानते हैं। कि यदि आपसे पूछा जाए कि रात में आप किसी की जरूरत है, कौन सबसे पहला आदमी है जो आपको याद आएगा कि हर रात में हम उसको कॉल कर सकते हैं, तो दैट पर्सन इज योर सोशल कैपिटल, कि जिसके साथ आपका वो सोशल बॉन्डिंग है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं। उस तरह से और भी फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया, तो इसमें आपको यहाँ पे ध्यान, कॉन्टेक्स्ट है आर्सेनिक का, बट जितने भी फैक्टर्स हैं वो सोशियो इकोनॉमिक है, डेमोग्राफिक है, साइकोलॉजिकल है, फिर सोशल कैपिटल है, फिर लोकल इंस्टीट्यूशंस है। जैसे कि आई डोंट नो कि आप लोग को महिला समीक्षा के बारे में जानकारी है कि नहीं। महिला समीक्षा का क्या रोल होता है डिसीजन मेकिंग में, या फिर किसी भी कोई भी यदि कोई प्रोग्राम वहां चल रहा है, मिटिगेशन या मैनेजमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, उसमें महिला समीक्षा का क्या रोल होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है, वो हम लोग सब जानते हैं, PRIs यानी कि मुखिया जो वहाँ के होते हैं। फिर हो गया आंगनवाड़ी का क्या रोल होता है वहाँ। तो ये सारी चीजें पर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उस इंफॉर्मेशन पर भी आप मशीन लर्निंग मॉडल जो है डेवलप कर सकते हैं। सो मशीन लर्निंग मॉडल अभी चूंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, तो हम लोग सिर्फ वो एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए मैंने सारे पब्लिकेशंस उसी तरह के चुने हैं जहां पर कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही अप्लाई किया गया है। सो यू कैन गेट अ क्लैरिटी, और उसके बाद तो फिर अभी आपको आगे बढ़ना है, पूरा एक्सपैंड करेंगे आप। तो ये हो गया सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड। हाँ, अब बात आती है लाइफ साइंसेज में, कि लाइफ साइंसेज में हम क्या हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें जैसे लाइफ साइंसेज या हेल्थ केयर की बात होती है, उसमें बहुत सारा, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ नी और हिप रिप्लेसमेंट पे काम कर रहा हूँ। मैं जो मॉडल डेवलप कर रहा हूँ, वो मॉडल मैं डेवलप कर रहा हूँ कि कोई भी पेशेंट जो है वो हाई रिस्क पे होगा, लो रिस्क पे होगा, या उसका क्या रिस्क लेवल होगा, उस तरह की चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर USA में बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ पे मोस्टली हम लोग जो है मैमोग्राम्स हो गया, या फिर और भी जो इमेजेस होते हैं उस तरह का होता है। तो यहाँ जो मैं एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल है, ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ है, नेचर का एक जर्नल है, ओपन एक्सेस है, रिलायबल जर्नल मान सकते हैं इसको। तो इसमें है कि प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज एंड इट्स एसोसिएटेड फैक्टर्स इन बांग्लादेश, एप्लीकेशन ऑफ टू लेवल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, और जब हम पेशेंट की बात करते हैं, किसी डिजीज की बात करते हैं, जैसे वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उनका इंटरेस्ट है कि कोविड से रिलेटेड डेटा पे वो काम करें, तो आपने इस पूरे कोविड एपिसोड में एक चीज और भी सुना होगा, कोमोर्बिडिटीज। तो जो भी लोग हैं जिनमें पहले से कोई सिम्टम्स है, दे आर हाईली ससेप्टेबल टू, जो इस तरह के प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। इसलिए कहा जा, इसलिए जो लोगों को ऑलरेडी अलग तरह पहले से कुछ बीमारी है, उनको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है, खास करके अभी कोविड के समय में। तो जब आप किसी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे आप कोई भी मॉडल डेवलप करेंगे, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, यहाँ हम लोग कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इंडिया में भी थैंक्स टू द करेंट गवर्नमेंट की, वो भी एक पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम वो लोग प्रपोज कर रहे हैं, जहाँ की आपका डेटा एक जगह, जहाँ भी यहाँ क्या, मैं पहले यहाँ का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ किसी भी डॉक्टर से मिलने गया, तो मेरा डेटा वहाँ पे एक बार नोट हो गया, और मुझे मेरा एक जो मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, MRN नंबर मुझे असाइन हो गया। यदि मैं कहीं दूसरे जगह जाता हूँ दूसरे डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो सिर्फ मैं वो अपना MRN नंबर उनको प्रोवाइड करूँ, और या फिर मैं अपना जो भी उनके साथ मीटिंग शेड्यूल करूँ, तो ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन पुल कर लेंगे वो। तो मुझे बार बार जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगी, याद नहीं रखना पड़ेगा कि
कब टीका लगा था, कब टीका नहीं लगा था, और कभी दिल में दर्द हुआ था या कभी सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, उसको हमेशा याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसी तरह से एक जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड का, उससे बहुत हेल्प होता है। तो जो भी डिजीज है, तो डिजीज में तो वही सारा होगा कि आपका एज क्या है, बीएमआई का क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, फिर आप अल्कोहल लेते हैं या नहीं, या स्मोकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले किसी तरह का प्रॉब्लम था या नहीं, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो ईएमआर में रिकॉर्डेड होता है। और उसी डेटा को लेकर के सो यू कैन अंडरस्टैंड राइट कि ये सारे के सारे जो हैं वो कैटेगरिकल डेटा है, यानी कि वो जो है उनके अलग अलग कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल यदि हम एज और बीएमआई को यदि हम छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा आता है अल्कोहल हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि या तो वो यस नो हो सकता है, या हाउ मेनी टाइम्स, कि हम दिन में कितनी बार हम पीते हैं या कितनी बार हम स्मोक करते हैं, तो उसका फिर अलग से कैटेगरी हो गया। फिर उसी तरह से कोई डिजीज था या नहीं था, यस नो हो गया वो। फिर हो सकता है कि क्या पहले कभी कोई सर्जरी किसी की हुई थी या नहीं हुई, तो कहने का मतलब वो सारा डेटा है मोस्टली वो कैटेगरिकल है। तो आपको याद होगा जब हम लोगों ने बात की थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में शुरू में ही, उसमें मैंने कहा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक ऐसा एल्गोरिथम है जो हर तरह के डेटा को कंज्यूम कर लेता है, उस पर मॉडल अच्छे से डेवलप हो सकता है। तो चाहे वो कैटेगरिकल नेचर का हो, चाहे वो कंटिन्यूस हो, या फिर वो ऑर्डिनल हो, कोई भी हो। तो ये हो गया लाइफ साइंसेस हेल्थ से रिलेटेड एक एग्जांपल। अब इंश्योरेंस की बात आती है, तो इंश्योरेंस में क्या है कि इंश्योरेंस में भी अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस में फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है जहां क्लेम की बात आती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये मैंने एक्चुअली एक कमेंट्री लिखा था, कभी टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है उसके बारे में है। तो उसमें से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग के यहाँ इंडिया में तो सिस्टम अलग है इंश्योरेंस का, यूएसए का सिस्टम अलग है, लेकिन यहाँ इंश्योरेंस का फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है, फॉल्स क्लेम जो होता है यहाँ बहुत होता है। तो कोई भी जो इंश्योरर है, इंश्योर्ड है जो, तो वो या फिर अच्छा, उसका एक एक मैं तरीका और बताता हूँ कि यहाँ इंश्योरेंस कैसे क्लेम होता है। जैसे कि कभी आप डॉक्टर विजिट करने जाएंगे ना, सबसे पहले वो आपका इंश्योरेंस डिटेल्स पूछेगा वो। अब जैसे एक एग्जांपल है कि डेंटिस्ट के पास आप गए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका इंश्योरेंस लेगा कि क्यों, कि आपका जो चेकअप है वो आपका इंश्योरेंस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो कितना लिमिट है, फॉर एग्जांपल यदि वो $1000 लिमिट है, तो यूजुअली क्या होता है कि वो कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा हम एग्जॉस्ट कर दें, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें क्या आया क्या नहीं आया, बिकॉज आप उतना आपको पॉकेट से देना नहीं पड़ रहा है, वो सारा इंश्योरेंस जो है वो कवर कर रहा है। तो उसमें हो सकता है कि कभी कभी वो फॉल्स क्लेम कर दें, जो आपने एक्चुअली वो सर्विस आपने लिया ही नहीं, और जब बाद में आपको बिल आएगा तो आप देखेंगे कि अरे तो ये इसमें इतना हो गया। मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और बाकी तो मैं काम करता ही हूँ, तो हम लोगों ने अपना फॉल्स क्लेम कर दिया। सो द मोमेंट यू रिसीव क्लेम, तो वो क्लेम फ्रॉड है या नहीं है वो हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो वहां आप लॉजिस्टिक रिलेशन भी लगा सकते हैं, और दूसरा एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और भी बहुत तरह के एग्जाम्पल्स होंगे। तो यहाँ ये समझने की बात थी कि जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कुछ लोग जो है ना, बहुत ही ज्यादा उसकी डिमांड है। अभी इंडिया में कितना है नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ यूएसए में उसका बहुत डिमांड होता है कि यदि
किसी को नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और वो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं उसमें यदि वो यूज करके अप्लाई करें और प्रेडिक्शन मॉडल्स डेवलप करें या क्लासिफिकेशन मॉडल डेवलप करें तो उसमें बहुत स्कोप होता है उनके लिए। चूंकि हम लोग फ्रॉड की बात कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में मुझे लगता है सभी लोगों को जानकारी होगी। और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में क्या होता है कि जैसे आपका कार्ड कहीं पे गुम हो गया, किसी ने कार्ड गायब कर दिया आपका, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपने अपना कार्ड डिटेल्स जो है कहीं पर डाल दिया और तो जानते ही हैं कि सिपाही के साथ साथ चोर भी शायद सिपाही से ज्यादा चोर नंबर में होते हैं। तो फ्रॉड वाले जो होते हैं वो ज्यादा होशियार होते हैं, वो वेट करते रहते हैं कि किस वेबसाइट पे आपने अपना इंफॉर्मेशन डाला है, and then they will use your credit card number और वो अपना शॉपिंग करके निकल जाएंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, कि कोई दूसरा आपका यूज कर रहा है। तो वो क्रेडिट कार्ड जो भी ट्रांजैक्शन है इंडिया में भी आप लोग यूज करते होंगे, आपको अलर्ट आता होगा। तो वो जो अलर्ट आता है ना, वो यूं ही नहीं आता है, वो एक छोटा सा अलर्ट दिखता है, टेक्स्ट मैसेज आ गया या कॉल आ गया या फिर जो ओटीपी किया गया है वहां पे, दैट्स वेरी वेरी गुड। और मुझे लगता है कि जितना सिक्योर्ड वहां का है दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। फिर ईमेल आपको आ जाएगा। तो ये सारे के सारे एल्गोरिदम्स हैं कि आपका जो है शॉपिंग बिहेवियर एल्गोरिदम आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ न्यू जर्सी में, ठीक है, तो मेरा रेगुलर है शॉपिंग करने का। एवरेज मान करके चलिए कि यदि मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाता हूँ तो समवेयर अराउंड, जैसे मान लीजिए कि $50 से लेकर के $100 की शॉपिंग मैंने की। और अचानक से यदि मैं शॉपिंग कर लूंगा $200 का, और वो अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से वो मैच करेगा ट्रेंड क्या है, कि सुशांत सिंह का शॉपिंग का ट्रेंड है कि 25 से लेकर के 100 के बीच में इसका मैक्सिमम जो है गया है, और अचानक से 200, इमीडिएटली अलर्ट आएगा, इज दिस यू, इज दिस योर ट्रांजैक्शन। वही एल्गोरिदम है। तो वो पोटेंशियल फ्रॉड को आइडेंटिफाई करता है और वो अलर्ट करता है। तो उसी तरह से जब हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं और यदि वो प्रोसेस हो गया और उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तब वहां पर भी हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करके या बाकी कोई भी, इसमें आप देख रहे होंगे कि अलग अलग एल्गोरिदम यूज किया गया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, नेम बेस है, KNN है। तो चूंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन था इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने चुना। तो यू कैन सी राइट, एनवायरमेंटल साइंस, उसके बाद केमिस्ट्री में, लाइफ साइंसेज में, हेल्थ केयर में, इंश्योरेंस में, और क्रेडिट कार्ड यानी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में। फिर हम बढ़ते हैं कि रेस्टोरेंट फर्म फेल्यूर्स का। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। उससे पहले एक बात और भी है कि एक 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 मेरा उस पर मैंने काम किया था कैलिफोर्निया के डेटा को लेकर के। उसमें ये था कि फॉर एग्जांपल अभी तो कोविड की वजह से रेस्टोरेंट सब बंद है, बट लोग खाने के शौकीन होते हैं, तो आप किसी नए एरिया में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और बिजनेस शुरू करने के लिए आपका इंटरेस्ट है कि रेस्टोरेंट में ओपन करूं। सो रेस्टोरेंट तो आप फॉर एग्जांपल यदि कोई खास कम्युनिटी है जिनका एक टेस्ट है, जैसे बिहार की बात लगता है, तो बिहार के लोगों को जो टेस्ट है, यदि कोई बाहर से आकर के रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसा इस तरह का चाहिए ताकि बिहार के लोग उसको इमीडिएटली जो है वो अडॉप्ट करें कि हाँ नया रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जा करके खा सकते हैं। और यदि वहाँ के लोगों के टेस्ट से और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के जस्ट ऑपोजिट हो गया, उसमें एक एग्जांपल सिर्फ दूंगा। यदि इस एक एरिया का एवरेज इनकम है से 25,000 रुपीज,
और वहाँ आपने एक रेस्टोरेंट खोल दिया एकदम पूरा 5 स्टार टाइप का, और उसमें बस अब चाय पीने जाएंगे तो 500 रुपये का चाय है, तो रेस्टोरेंट चलने वाला तो है नहीं, कॉमन सेंस की बात है। तो हम मशीन लर्निंग यूज करके भी हम एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है पोटेंशियली इट्स अ गुड प्लेस, गुड साइट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। वही है उस पेपर पे मैंने काम किया था, उसमें जियो स्पेशल टेक्निक मैंने लगाया था। तो उसी तरह से कि वो रेस्टोरेंट फेल करेगा या सक्सेसफुल होगा, तो उसमें आप पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, रेस्टोरेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेंगे, हो सकता है सेंसस का डेटा करेंगे। सेंसस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सेंसस का डेटा जो है हम लोग के यहाँ भी बहुत रिच है, यहाँ भी यूएस में भी बहुत रिच है, और वो डेटा को कंबाइन करके जो है हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए उसको यूज किया जा सकता है। तो उसी तरह से यहाँ भी आपने डेटा यूज किया, देन यू वर एबल टू प्रिडिक्ट कि आपका जो भी रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट वहां पे चलेगा या नहीं चलेगा, या वो फेल कर जाएगा। तो ये हो गई बात बिजनेस को लेकर के। आई थिंक एग्जाम्पल में यही है। अब मैं एक दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन ट्रेडिशनल की बात करते हैं, तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में किया था, वो था सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, कि कोई भी स्टूडेंट और उसका सक्सेस रेट। जैसे हमारे यहाँ एक, अभी तो खैर अब सारी चीजें बहुत क्लियर हो चुकी हैं। बहुत पहले शुरू में क्या होता था कि जैसे बड़े हुए तो हमारे पास होता था कि हाँ ये तो बायोलॉजी लेना है, मेडिकल करना है, या इंजीनियरिंग लेना है तो मैथमेटिक्स पढ़ना है, और इंजीनियरिंग टारगेट होता था, टारगेट को अचीव करने के लिए मैथमेटिक्स जो है पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, और बाकी जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स है। डॉक्टर बनना है तो वो टारगेट हो गया, देन सब्जेक्ट्स उसी तरह से फिर बाकी चीज है। तो स्टडी में ये है कि आप मशीन लर्निंग यूज करके आप जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, या स्टूडेंट बहुत टाइम क्या होता है ना कि बहुत श्योर नहीं होते हैं, और श्योर नहीं होते हैं सब्जेक्ट को लेकर के, और कभी दोस्त की वजह से या फिर मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है उसकी वजह से किसी न किसी सब्जेक्ट में वो एडमिशन ले लेते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट था ये क्लासिफाई करने का कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट लेगा, पहला। दूसरा कि उसका जो है सक्सेस रेट क्या होगा, कि क्या वो जॉब उसको मिलेगा या वो एक सक्सेसफुल आदमी बनेगा। तो इस तरह के भी डेटा पर, इस तरह के स्टडी को लेकर के भी आप एक क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन या जो भी है वो मशीन लर्निंग मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं। तो मैं ये आज ये जो मैंने डाला है एक्चुअली थैंक्स टू तृप्ति मैम, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि पर्पस ये है कि जब आप मशीन लर्निंग के एरिया में आप जब एंटर कर चुके हैं, तो आपकी जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है ना, वो ओपन होना चाहिए। आप बस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और वहाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर जगह अप्लाई हो, लेकिन सोचना जरूरी है वहां पे। और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट से ही ऐसा है कि उसमें होगा तो वहां हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने एग्जाम्पल देखा, इस तरह के एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, आप भी जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप डालिए, जितने तरह की डिजीज होती है, इवन कि कोई भी आदमी यदि एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में कितना दिन रहेगा वो, ये भी प्रिडिक्शन होता है। क्या वो हॉस्पिटल में फिर से दोबारा एडमिशन फिर से आएगा, वो भी प्रिडिक्शन होता है। क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, जहां पर प्रोबेबिलिटी दिखेगी आपको, व्हाट इज द लाइकलीहुड कि ट्रेन कोई कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लोग इस पे भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो और आई 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 थिंक ड्राइवरलेस कार के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा।
तो ड्राइवरलेस कार के बारे में सुना होगा, बिना ड्राइवर के कार चलेगी, तो बिना ड्राइवर के कार कैसे चलेगी? वहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो यूज होता है। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था हार्डवेयर को लेकर के, हार्डवेयर वो काम करेगा, आपका लैपटॉप फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर्वर डाउन होगा कि नहीं होगा, और एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होगा कि कम होगा, कौन सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये करेगा। तो ये सारी चीजें जितना आप सोचेंगे ना, हर जगह आपको लगेगा कि जहां पर भी दिखेगा कि क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ हैपनिंग ए वर्सेस बी। द मोमेंट यू थिंक कि व्हाट इज द लाइकलीहुड, या इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरा इनकम जो है वो 10% कितने महीने में बढ़ जाएगा, या फिर ये एक पर्टिकुलर कैंडिडेट सैलरी प्रिडिक्शन भी होता है। आज के समय में जब आप जाएंगे इंडस्ट्री में ना, तो इंडस्ट्री में आपका सारा इंफॉर्मेशन लेगा, वो प्रिडिक्ट करेगा, उनके अपने बैंड होते हैं, सैलरी का जो रेंज होता है वो रेंज अपना वो यूज करेंगे आपके एक्सपीरियंस और बाकी चीजों के हिसाब से। उसके बाद आपका जो है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, वर्किंग एक्सपीरियंस, कितने साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, स्किल्स क्या है आपका, फिर आप मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कंसिस्टेंट रहे कि नहीं, आपको छोड़ने की बीमारी तो नहीं है कि 3 महीना यहाँ काम किए 4 महीना वहाँ काम किए, ये सारा चीज काउंट होता है। और यही कारण है कि कभी कभी जब आप लोग जब जाएंगे जॉब में, या आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जॉब में, या आप लोग जॉब में हैं, तो उसमें कभी कभी होता है कि सेम रैंक के लोगों को, एक को ज्यादा सैलरी मिलती है, एक को कम मिलती है। तो वहां पे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर वो हमारे ही ऊपर डिसाइड होता है कि मेरी सैलरी क्या होगी। तो ये प्रेडिक्शन भी होता है कि किसी की सैलरी क्या होगी। प्रेडिक्शन तो अब इतना भी होने लगा है कि कोई भी आदमी वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। इलेक्शन बहुत कॉमन चीज है, जो पोल होता है, प्रेडिक्शन होता है, बेस करके हर साल होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू जस्ट नेम इट एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। बैठिए आराम से कहीं पे और आसपास आप देखिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और उसमें जैसे ही आपको लगेगा ना कि लाइकलीहुड क्या है इसका, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैन आई प्रेडिक्ट इट, कैन आई फोरकास्ट इट, कि मैं उसको फोरकास्ट कर सकता हूँ कि नहीं। जैसे बाढ़ का है, तो बाढ़ पे मैं एक्चुअली अभी रिसेंटली बिहार में एक बहुत अच्छी संस्था है, मेघ पाइन करके आई गेस नाम है, तो उनके साथ मैं एक काम कर रहा हूँ बाढ़ प्रेडिक्शन को लेकर के। उसके अलावे लैंडस्लाइड्स पे मेरा काम है, वो मैंने जो है कोलैबोरेशन में काम किया है। लैंडस्लाइड्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप बाढ़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप जो है सूखा ड्रॉट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर का लेवल आप जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा शायद कुछ नहीं दिखेगा अब आपको, अब जब भी कुछ देखिएगा ना तो आप सोचिएगा जरूर कि कैन आई प्रेडिक्ट दिस, कि आज मैं 4 रोटी खाऊंगा या 5 रोटी खाऊंगा, ये भी सोचना आप शुरू कर दीजिएगा। बट दैट्स नॉट फनी। अच्छा है कि उस तरह से आप सोचना शुरू कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपका वो जो ब्लॉकर होता है ना, वो ब्लॉकर खत्म होना, वही मेरा एंड गोल है। यदि आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है। तो आउटकम यही एक्सपेक्टेड है कि मशीन लर्निंग का एक पूरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग। फोकस एक हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, प्रैक्टिस करना है, बहुत मोटिवेटेड होना है, देन ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको एक पाथ दिखे। कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद रेगुलर प्रोग्राम से सिर्फ ग्रेजुएट कर लेने से, अब ग्रेजुएट होकर के हमको बेरोजगार नहीं होना है, ग्रेजुएट होकर के हमको तैयार होना है कि जैसे भी कहीं भी हम अप्लाई करेंगे ना, तो वी शुड बी डिस्टिंक्ट हर हमेशा, क्योंकि हजारों लाखों लोग रहेंगे भीड़ में, भीड़ से अलग हमको कैसे बनना है। हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए
और उस स्किल को हम एफिशिएंटली वहां पे हम प्रेजेंट कर सकें। तो ओवरऑल इतना था। अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए मैं ओपन करूंगा। जो भी क्वेश्चंस है उसमें पहले आप क्वेश्चन फोकस करें अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के, क्योंकि आज आपको सबमिट करना है। यदि कि कोई कहीं पर अटक गया है या कोई मेजर कुछ प्रॉब्लम है, देन प्लीज आस्क। मैं यहाँ यूएसए की एक आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी आईटी कंपनी ग्लोबली है, इंडिया में भी ऑफिस है, उसी में मैं काम करता हूँ। Okay, just a moment. Could you please explain with a few example giving emphasis on PhD thesis? Okay, so PhD thesis की मैं दो ही अपनी एग्जांपल में देता हूँ। पहला पहला जो थीसिस था वो था आर्सेनिक, एंट्री ऑफ आर्सेनिक इन फूड चेन, जिसमें वाटर सैंपल कलेक्ट किया था मैंने, सॉइल सैंपल कलेक्ट किया था, फिर ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट किया था और फूड सैंपल्स कलेक्ट किया था। तो पहला जो लीनियर मॉडल मैंने उसमें बनाया था वो था आर्सेनिक प्रेडिक्ट करने के लिए, और आर्सेनिक प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ मैंने केमिकल पैरामीटर्स एनालाइज किए थे। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो पीएचडी आप कर रहे हैं, आपने लिखा आप रिसर्च स्कॉलर हैं, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी लेटर डिटेल में और जानकारी यदि आपको चाहिए होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो रिसर्च का टॉपिक क्या है, हाइपोथेसिस आप क्या टेस्ट कर रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर आप मेथड उस पर रिसर्च जो डिजाइन है ना, इसलिए मैंने कहा था कि जो इससे पहले एक कोर्स हुआ था रिसर्च मेथोडोलॉजी का, दैट्स वेरी वेरी क्रिटिकल। सो आपका जो रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च मेथड या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, किस तरह का वो डेटा जनरेट करेगा, उसके हिसाब से अब आप उस पर जो है मशीन लर्निंग मॉडल या कोई अदर मॉडल आप उसमें लगा सकते हैं। मैं एक अपना दूसरा एग्जांपल दूंगा, वो कंसल्टेंसी वाला काम था, जायका के साथ मैंने 1 महीने के लिए काम किया था वहां पे। उसमें था कि साउंड और वाइब्रेशन प्रेडिक्ट करना था मुझे। वो फ्लाइट कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा था, आई थिंक 700 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, जो कि मुंबई एरिया में वो हो रहा था। तो उसमें मुझे नॉइस और वाइब्रेशन ये दोनों प्रेडिक्ट करना था। तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है, जो हाइपोथेसिस आप टेस्ट करने वाले हैं, और वो क्या डेटा जनरेट करेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ग्लैड कि मेरी बातें आपके डाउट्स को क्लियर करने में हेल्प की। ओके, इंस्टॉल यदि नहीं कर पा रहे हैं तो वो मैं बाद में फिर आपके साथ 1-to-1 करके हेल्प करूंगा, बट डोंट स्पेंड टाइम ऑन दैट, ठीक है, क्योंकि वो लिखना ज्यादा जरूरी है। गुड क्वेश्चन। आज प्रोजेक्ट का और असाइनमेंट लास्ट टाइम कब तक सबमिट कर सकते हैं? मैं तो सुबह उठूंगा तो मैं चेक करूंगा, ठीक है, तो आप सोने से पहले आप जो है उसको सबमिट करें। सो लेट्स से मैक्सिमम 12 मिडनाइट, आपका आपका 12 मिडनाइट आपको अपने जो प्रोजेक्ट है वो मुझे ईमेल कर देना है, या तो ईमेल कर देंगे वो, और या फिर नहीं तो आप जो यदि ग्रुप ओपन होगा तो वहां भी डाल सकते हैं। ईमेल कन्वीनियंट होगा आपके लिए भी, आपके पास भी रिकॉर्ड रह जाएगा वो, तो ठीक रहेगा वो। अटेंडेंस लिंक तो मिल ही जाएगा। कोडिंग कैसे करें प्रोजेक्ट में? ओके, कोडिंग के लिए यही कारण है कि मैंने आपको पूरा का पूरा कोड ही शेयर किया है। तो आप उस कोड को आप ओपन करें जुपिटर नोटबुक में, और उसमें मैंने कहा था कि उसमें कमेंट लिखना है, उसको एग्जीक्यूट तो आपको करना ही है, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उसको कमेंट लिखना। आपने देखा होगा मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने पूरा हाथ से लिखा है वीडियो देख देख करके।
तो यदि आप लैपटॉप आपके पास है तो आप वहाँ ओपन करके उसको एग्जीक्यूट कीजिए, और ये लैपटॉप नहीं है तो फिर हाथ से लिखिएगा, तो आपके पास कम से कम जो है वो ध्यान में रहेगा कि कौन कौन सा लाइब्रेरी आपने यूज किया है, किस तरह के सिंटेक्स उसके होते हैं उसके बारे में। हाँ, फोन में डेटा नहीं आपका ओपन होगा क्योंकि वो CSV फाइल है, और आपके पास यदि CSV ओपन करने के लिए नहीं है और फाइल का साइज भी बड़ा है तो वो इशू हो सकता है। तो आप एक्चुअली में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाइएगा यदि फोन पे कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि आप फॉलो करें वीडियो को, और वीडियो को फॉलो करके आप अपना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें जैसे बाकी कुछ पार्टिसिपेंट्स ने उसको बनाया है। वेरी गुड। मैं हमेशा एक बिजनेस टेबल सोचता रहा हूँ। ओके, हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो तो आप जानते होंगे, वो आप करेंगे। मैं इस पे आपको फोकस करूंगा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ लेकिन एज ए साइंटिस्ट मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट की समझ होनी चाहिए। उसके बाद पॉपुलेशन की समझ होनी चाहिए, आपका लोकेशन जो है उसकी समझ होनी चाहिए। तो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ना, तब जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, आई होप कि आप स्कूल को बिजनेस नहीं कह रहे होंगे, स्कूल को मैं बिजनेस नहीं मानता हूँ। तो यदि कोई दूसरा जो है, आप स्कूल भी स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को के बारे में ध्यान रखना होता है, लेकिन अब बिजनेस मान लीजिए रेस्टोरेंट हो गया, या फिर कोई शॉप, आप कोई गारमेंट्स का या किसी भी चीज़ का वो शॉप आप ओपन कर रहे हैं, तो उसमें उस पूरे एरिया के मार्केट की स्टडी आपको करनी होगी। मार्केट रिसर्च स्पेसिफिकली उसके लिए भी होता है, एक सर्वे, और सर्वे में आपको काम देगा बहुत सारा सेकेंडरी डेटा, उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास का डेटा, वहाँ का पॉपुलेशन डेटा, वहाँ का डेमोग्राफिक डेटा, वहाँ का इनकम डेटा, फिर वहाँ पे क्राइम रेट क्या है नहीं है, और तब उस हिसाब से आप जो है वहाँ अपना मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। बिजनेस में एक चीज मैं इम्फोसाइज करूंगा कि उसमें जियो स्पेशल टेक्निक बहुत हेल्प करेगा आपको, यानी कि GIS की यदि जानकारी है तो आप अपने डेटा को मैप पे प्रोजेक्ट करके आप सही ढंग से जो है लोकेशन, मैं एक जिस पेपर की बात कर रहा था ना वो भी मैं ड्रॉप कर दूंगा, टाइम होगा तो पढ़िएगा, फिर बाद में यदि कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा मुझसे। हाँ, प्रोजेक्ट हैंड रिटन भेज सकते हैं, वो मैंने पहले ही कहा है, अभी एग्जांपल्स भी दिखाए हैं। वर्किंग ऑन स्पाइडर, ओके, या यदि स्पाइडर पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो डेफिनेटली भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोथ्स पे कैसा प्रोजेक्ट, मैं ये समझा नहीं, यश गुप्ता का क्वेश्चन है, क्लोथ्स पे कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाऊं। आप क्वेश्चन थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। प्रोजेक्ट का टॉपिक तो ऑलरेडी डिस्कस हम लोगों ने किया है, उसमें एक फ्रीडम आप लोग को था कि आप लोग यदि अपना कोई डेटा यूज करना चाहते हैं या कोई और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैंने टेम्पलेट दिया है आपको, वर्ड फाइल है, फिर वीडियो है, तो उसको आप देखिए और उस हिसाब से फिर बनाइए। एडिटेड एग्जीक्यूटेड फाइल को नोटपैड में लेकर, नहीं, नोटपैड में आप लेकर के भेजेंगे ना तो फिर मैं उस यदि उसको रन करना चाहूंगा, एग्जीक्यूट करना चाहूंगा तो नहीं हो पाएगा। बट इफ यू रियली डोंट हैव एनी ऑप्शन तो आप मुझे नोटपैड में करके भेज सकते हैं। आप वीडियो से हेल्प लीजिए, और पूरा वीडियो आप जो है 5-6 दिन का आप देखिए, उसमें ये क्वेश्चन अगर मैं वीडियो से हेल्प लेती हूँ तो डाटा वगैरह वही रखूं जो
मैं आपके वर्ड को डिकोड करने की कोशिश कर रहा रखूं, जो आपने दिखाया और कोर्स वगैरह सारा वही रखूं। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, सो डोंट, ज्यादा नहीं करना है, जो भी करना है अच्छे से करना है। तो आप उसको जो जितना वीडियो में है सिर्फ उतना ही आप उसको फोकस कीजिए। हाउ टू सेव जुपिटर फाइल इन, वो आप जब जुपिटर नोटबुक आप ओपन करेंगे ना, जैसे आप यहाँ जा रहे हैं, मैंने बताया था ना, यहाँ पे आप जा करके यदि नया करना है तो न्यू पाइथन 3, वी हैव 1 मिनट, पाइथन 3 आ गया। यहाँ पे टाइटल अनटाइटल है तो आ जाएगा। चलिए मान लीजिए डे 7 हमने किया, रीनेम कर दिया, यहाँ डे 7 आ गया, और इसको यहाँ पे बस आपको सेव पे क्लिक करना है। क्योंकि आपने यही यहाँ आ गया ना, आप उसी फोल्डर में ही आप ओपन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ सेव हो जाएगा, और ये उसी एक्सटेंशन में होगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ, आपने जो टेम्पलेट भेजा है उसी में एडिट करके लिखना है। हाँ, उसी को आप यूज कर लीजिए, अलग से फिर उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसी में आप अपना कंटेंट जो भी फिगर है, टेबल है, वो डालते जाइए। संदीप जी, आपका वीडियो किस पे शेयर होता है? इन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे हर दिन जो है मैम शेयर करती हैं, तो उस पे जाकर के देखिए। टाइम बता दिया है, ईमेल आईडी भी उसमें है, sushantorama@gmail.com, और वर्ड डॉक्यूमेंट में भी मैंने लिख दिया है, वहां से आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। इवन की जो सिलेबस है उसमें भी मेरा ईमेल आईडी है। ओके, गुड। आई थिंक कश्यप, कश्यप ने हाँ हैंड रेज किया है। कश्यप, आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन यहाँ टाइप करें। राज भारती, आपने भी हैंड रेज किया है, प्लीज अपना क्वेश्चन टाइप करें। जिनके भी क्वेश्चन है ना, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पे, तो क्वेश्चन टाइप करें आप अपना, तो मैं यहाँ देख करके मैं आंसर कर पाऊंगा। ओके, ओके, थैंक यू। सो यदि फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन बाद में भी पोस्ट कर सकते हैं। और 12 मिडनाइट आज का आप लोगों का इंडिया टाइम, वो हम लोग का डेडलाइन होगा। कुछ सरप्राइजेस कल होंगे, तो सरप्राइजेस चाहते हैं तो अच्छे से अपना प्रोजेक्ट जो है सबमिट कीजिएगा।